हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरे YouTube चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एमीन के बाद आता है, ये है ना। तो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स है उसके बारे में समझेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, विटामिन है, हार्मोन्स है, ये सभी के बारे में बात करेंगे बच्चों हम लोग। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले डिफिनेशन के साथ, पहले तो हम लोग को बायोमोलिक्यूल का डिफिनेशन पता होना चाहिए बच्चों, कि बायोमोलिक्यूल हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करता है बच्चों, इसके बारे में पहले समझेंगे हम लोग। तो बायोमोलिक्यूल, तो इट इज द बायो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इट इज द बायो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच इज, आप इसको लिख सकते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए बच्चों, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को के ग्रोथ के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए बच्चों जो मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है उसका नाम क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देख लो आप लोग। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि हमारे पास दो तरह का न्यूक्लिक एसिड है, जो कि हम एक डीएनए और आरएनए के रूप में जानते हैं हम लोग। ठीक है, फिर ये प्रोटीन देखो, बहुत सारे प्रोटीन का चीज खाते हैं हम लोग ताकि हमारे शरीर का क्या हो, हमारे लिविंग सिस्टम का क्या हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या हो, ग्रोथ हो, मेंटेनेंस हो, उसका प्रोटीन खाते हैं हम लोग। विटामिन है, लिपिड है, हार्मोन्स है, एटीसी, ये सभी आपके क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है। तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे और प्रोटीन पढ़ेंगे बच्चों, है ना। क्योंकि अभी विटामिन को थोड़ा हटा दिया बच्चों इस कोविड के अंदर, कोविड काल में जो सीबीएसई बोर्ड वो विटामिन को अभी नहीं रखा है, तो हम विटामिन के बारे में अलग से वीडियो बना देंगे बच्चों आप लोगों के लिए। अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है बच्चों कि हमारा शरीर जो है, हमारा बॉडी जो है, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बना किससे है। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पर, ए लिविंग सिस्टम इज कंपोज्ड बाय, ग्रोथ मेंटेनेंस जो भी हो रहा है इज कंपोज्ड बाय नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एमीन, एटीसी बच्चों। इन्हीं सब के द्वारा हमारा जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मेंटेन रह पाता है और उसका ग्रोथ हो पाता है इसी नॉन लिविंग एटम के द्वारा, है ना। अभी आप बहुत सारा मॉलिक्यूल देखेंगे कार्बोहाइड्रेट में भी, न्यूक्लिक एसिड में भी, जो कि नॉन लिविंग एटम है, और वही हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में काम करता है बच्चों। ठीक है, उसको ग्रोथ में, मेंटेनेंस में काम करता है बच्चों ये। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो बायोमोलिक्यूल का आपका एक डिफिनेशन छोटा सा हो गया बच्चों। अब हम लोग सीधे कार्बोहाइड्रेट में चले जाते हैं बच्चों। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट जो है हम स्टार्ट करेंगे, बारी बारी से आपको हम बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन बताएंगे बच्चों, एमिनो एसिड जिसको बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन बताएंगे, और उसके बाद आपको न्यूक्लिक एसिड बताएंगे हम आपको। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों वो है आपका पहला बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये समझ लो बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट को अगर दो भागों में डिवाइड किया जाए तो क्या हो जाएगा, बताओ आप लोग। तो हो जाएगा क्या, एक तो हो जाएगा कार्बो और एक प्लस हो जाएगा हाइड्रेट। देखो तोड़ लिए, कार्बोहाइड्रेट को क्या किए, दो भागों में तोड़ लिए, एक हो गया कार्बो और एक दूसरा हो गया हाइड्रेट। तो कार्बो को मतलब क्या होता है बच्चों, कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, H2O, है ना। ये हमारा कार्बन और वाटर इस तरह से, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों,
हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। यानी कि आप समझ लीजिए जब आप कार्बन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं आप लोग, इसका मतलब कार्बन और वाटर का जो कंबाइन करके जो मॉलिक्यूल होगा उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, जनरल फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या होना चाहिए, देखिए एक कार्बन है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, अब इसी दोनों से बनना है कार्बोहाइड्रेट को, तो देखो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CxH2O का होल वाई, ऐसा हो जाएगा बच्चों, CxH2O का होल वाई। ये हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया, जहां x क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है, y क्या है बच्चों, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा, ये x और y का जो नंबर है बच्चों वो सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो x क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, y क्या है, नंबर ऑफ H2O, और x एंड y में और मे नॉट बी इक्वल हो भी सकता और इक्वल नहीं भी हो सकता है ना। तो इस तरह से हम लोग कुछ कार्बोहाइड्रेट को जरा डिवाइड करके देख रहे हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पर इसको तोड़ के देख लिए। एक बात और पर याद रखना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैकराइड भी बोलते हैं हम लोग, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, सैकराइड। इसका हम दूसरा नाम क्या दे दिए बच्चों, आप कार्बोहाइड्रेट बोलो चाहे सैकराइड बोलो, दोनों चीज एक ही है। सैकराइड जो होता है बच्चों, सैक्रोन एक वर्ड आता है, ग्रीक वर्ड सैक्रोन, जिसका मतलब होता है सुगर, उस वर्ड से आया है बच्चों। एक ग्रीक वर्ड सैक्रोन होता है जिसका मतलब होता है सुगर, उसी से ये सैकराइड का वर्ड आया है, ठीक है। आप एनसीईआरटी में देख लेंगे, आपको मिल जाएगा वहां पर। तो अब कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड बोलें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। जो कार्बोहाइड्रेट है वही सैकराइड है, जो सैकराइड है वही कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, दोनों एक ही रूप है आपका। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब आगे देखो हम लोग इसके बारे में पढ़ते जाएंगे, आगे समझते जाएंगे हम लोग। देखिए तो हमारे पास डिफिनेशन क्या होगा बच्चों, डिफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या डिफिनेशन देना चाहिए हम लोग को, ये तो हम आपको ऐसा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बता दिए, उसको तोड़ को दिखा दिए, बट एक्चुअल उसका डिफिनेशन क्या है, कौन कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएगा, ये सब भी समझना है बच्चों हम लोगों को। तो इस डिफिनेशन के अंदर हम लोग बता आपको, इट इज द, बहुत सिंपल सी बात है, इट इज द ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxy aldehyde and ketone called carbohydrate। और ये भी समझ में आया होगा बच्चों आप लोगों को कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम लोग जो एटम यूज करेंगे बच्चों वो है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। बस इसी तीनों एटम से हमारा कार्बोहाइड्रेट बनेगा, है ना। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन समझो आप लोग, इट इज द ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है बच्चों, तो ऑप्टिकली एक्टिव ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर एटम के अंदर एक मॉलिक्यूल होगा, उसके अंदर कोई एटम होगा, उस एटम के अंदर 4 अलग अलग तरह का बॉन्ड होगा, 4 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड। जैसा कि आप कार्बन की बात किए लोग, ए है, बी है, सी है और डी है। ये देखो बच्चों इस तरह से लिए हम लोग। तो देखो इस कार्बन के साथ जो ए बी सी डी लगा हुआ है बच्चों, अगर ये चारों बॉन्ड जो है, 4 बॉन्ड होना जरूरी है, और ये चारों बॉन्ड कैसा हो बच्चों, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम एबीसीडी ग्रुप में हो, तब ऐसे कार्बन का नाम हो जाएगा बच्चों कायरल कार्बन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कायरल कार्बन। आप जानते होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे आप लोग, कायरल कार्बन, CHIRAL, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन जो होता है बच्चों, मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन होगा, तब ये वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी कि वही मॉलिक्यूल, यही मॉलिक्यूल पीपी लाइट को, प्लेन
पोलराइज लाइट को या तो राइट वर्ड घुमा पाएगा या तो लेफ्ट वर्ड रोटेशन करवा पाएगा। ठीक है, डेस्टो रोटेशन करवा सकता है या लेवो रोटेशन करवा सकता है। तो ये सी स्टार होना जरूरी है बच्चों यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बता दें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू डी, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कायरल कार्बन। चार अलग अलग तरह का बॉन्ड, एक ऐसा कार्बन जिसमें चार अलग अलग तरह का बॉन्ड हो तो उसको कायरल कार्बन बोलते हैं बच्चों। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब यही बच्चों कि उसके पास एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो सी स्टार होना जरूरी है। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से ज्यादा OH ग्रुप होना चाहिए बच्चों, एक से ज्यादा OH ग्रुप। OH ग्रुप हो, कितने हो, एक से ज्यादा हो, पॉलीहाइड्रोक्सी कहलाएगा आपको ये। ठीक है, और कैसा फंक्शनल ग्रुप हो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप के रूप में एल्डिहाइड यूज कर सकते हैं और कीटोन यूज कर सकते हैं आप लोग। जब ये सारा कंडीशन फॉलो होता है बच्चों, तब उस मॉलिक्यूल को, उस बायोमॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोल पाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो कंडीशन समझ में आ गया आपको कि ऑप्टिकली एक्टिव हो, पॉलीहाइड्रोक्सी हो, और उसके पास क्या हो, एल्डिहाइड या एल्डिहाइड और कीटोन कर देते हैं हम लोग, और कीटोन हो कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन यहां पर और समझना बच्चों, और कंपाउंड, देखिए हम इसका डिफिनेशन दे देंगे आपको, डिफिनेशन देने के बाद इसका एग्जांपल भी देंगे बच्चों आपको। कंपाउंड विच गिव, जो देता हो, विच गिव ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ऑन हाइड्रोलाइसिस also called कार्बोहाइड्रेट। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर, बोलो आप लोग क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िए आप लोग क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास आपको हो सकता है कि ये आपको कंडीशन ना नहीं दिखाई दे, ऑप्टिकली एक्टिव या पॉलीहाइड्रोक्सी या एल्डिहाइड कीटोन नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब वो हाइड्रोलाइसिस करे वो मॉलिक्यूल, और आपको ये कंपाउंड आ जाए, ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ जाए जो इस तरह के कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, तब उस कंपाउंड को भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे बच्चों। फिर से आपको समझा दे, वो ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोलाइसिस के बाद वाटर से रिएक्शन करने के बाद अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन दे दे, तब उसको भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये भी डिफिनेशन है यहाँ पर। कायरल कार्बन समझ रहे हैं, कायरल कार्बन होगा तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा बच्चों। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप होना चाहिए, अल्कोहल ग्रुप होना चाहिए, एक से ज्यादा OH ग्रुप होना चाहिए, और एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, या ऐसा कोई मॉलिक्यूल, ऐसा कोई कंपाउंड जो हाइड्रोलाइसिस के बाद इस तरह का कंडीशन फॉलो करवा दे मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट होगा बच्चों। ठीक है, इसका एग्जांपल देंगे आपको, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और देखो बच्चों यहाँ पर, जैसे देखिए एग्जांपल ग्रुप में जरा देखो, यहाँ पर हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, जरा समझिएगा। ये कार्बोहाइड्रेट है, कुछ ऐसा ले लें हम लोग, CHO, CHOH, CH2OH। देखो ऐसा बच्चों, ऐसा जो मॉलिक्यूल दिख रहा है बच्चों, तो इसमें क्या हो रहा है, ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है, देखो एक से ज्यादा OH ग्रुप है, इसका मतलब कि पॉलीहाइड्रोक्सी है। और क्या है बच्चों, देखो इस कार्बन के पास C स्टार है बच्चों, इस कार्बन के पास चार अलग अलग तरह का बॉन्ड है, OH है, CHO है, H है, हाइड्रोजन है, और ये CH2OH है। तो ये कार्बन जो है आपका बच्चों कायरल कार्बन है, और इस कायरल कार्बन की वजह से ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली क्या है बच्चों, एक्टिव है ना। अब फॉर्मूला देखो आप लोग, कितना कार्बन, 3 कार्बन
कितने हाइड्रोजन? 3 4 5 6 6 और O3, यानी कि फॉर्मूला देखो बच्चों C3H2O का होल 3, ऐसा देखो इससे पुट हो रहा है ना कार्बन और हाइड्रेट, ऐसा हो रहा है आपके पास, यानी कि सभी कुछ सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है बच्चों। इसका मतलब ये हो गया, ये क्या होगा? ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। और एग्जांपल देख लो आप लोग, जैसे CH2OH है, C डबल बॉन्ड O है, CHOH है, CH2OH है, इसको देखो बच्चों। और देखो यहाँ C स्टार है, ये कीटोन ग्रुप हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पर, 3 OH ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, ये C स्टार भी है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में क्या है बच्चों? कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, ऑप्टिकली क्या है बच्चों? एक्टिव भी है, क्योंकि इसके पास एक C स्टार है बच्चों। और देखो फॉर्मूला देखो आप लोग, C4, इसको 2 3 4 5 6 7 8 और O4 हो जाएगा, यानी कि C4H2O का होल 4, ऐसा भी पुट हो रहा है बच्चों। इसका मतलब ये भी क्या है आपका? इट इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, ठीक है। बट जरा इसको देखो आप लोग, इसको जरा देखिए, अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हो बच्चों CHO CH2OH, है ना, तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? क्या हम इसको कार्बोहाइड्रेट बोल पाएंगे? अल्डिहाइड तो दिख रहा है बच्चों, अल्डिहाइड तो ठीक है, OH भी आपको है यहाँ पर, लेकिन OH की संख्या कितना है? सिर्फ 1 है, और इसके पास कोई C स्टार भी नहीं है बच्चों। लेकिन जरा फॉर्मूला पे ध्यान दो आप लोग, फॉर्मूला पे है आपका C, इसके पास जो नहीं है, पर इसके पास अल्डिहाइड है, नहीं है आपके पॉलीहाइड्रोक्सी, ये पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है, नहीं है ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये एक्टिव नहीं है। और जरा फॉर्मूला पे देखो, C2 2 3 4 4 हो गया, इसको ऐसा लिख देते हम लोग, H4O2 है, ये फॉर्मूला पे पुट हो गया बच्चों, ये तो फॉर्मूला पे पुट हो गया, फॉर्मूला पे पुट हो गया। अल्डिहाइड भी है, लेकिन इसके पास क्या नहीं है बच्चों? पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो फॉर्मूला पे चाहे पुट हो जाए चाहे पुट नहीं हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं बच्चों जो कि फॉर्मूला में तो सेट हो जाता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो फॉर्मूला में पुट नहीं भी हो पाएगा, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट होगा। इसलिए ये फॉर्मूला में फिट होना और नहीं होना कार्बोहाइड्रेट का पहचान नहीं है बच्चों, ये कंडीशन थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सब, ये इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है बच्चों, ये नहीं है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसी तरह से एसिटिक एसिड भी देख सकते हैं आप लोग, एक आपको दिखाते हैं, वेरएच C6H12O5, इसका नाम है बच्चों रैमनोज। इसका स्ट्रक्चर अभी नहीं दिखा पा रहे बच्चों यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ ये बताना चाहते हैं, क्योंकि आपकी काम है नहीं इसका, ये तो हम एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं। तो रैमनोज आपको है बच्चों यहाँ पर, देखिए कोई फॉर्मूला पे पुट हो पाएगा क्या? अगर इस तरह से फॉर्मूला चाहेंगे हम लोग कि हमारा ऐसा फॉर्मूला हो CH2O का होल Y, ऐसा कुछ फॉर्मूला पे पुट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो देखो फॉर्मूला पे पुट तो नहीं हो पाया, फिट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी क्या है बच्चों? ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है। इट नॉट फिट into the formula, but it is carbohydrate। तो आप सभी तरह का चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मूला पे फिट हो जाए, तो ये बहुत बड़ा कंडीशन नहीं है कार्बोहाइड्रेट होने का, क्योंकि बहुत सारा ऐसे मॉलिक्यूल देखा गया बच्चों जो फॉर्मूला पे फिट नहीं हो पा रहा है और फिर भी क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, ये कार्बोहाइड्रेट है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और ये तो होगा नहीं कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि पूरा कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये, ठीक। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल लीजिए आप लोग, अब आगे समझो आप लोग।
कुछ फॉर्मूला बता दिया आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। हम लोग तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए, कौन कौन से बेसिस पे इसका कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर पाएंगे हम लोग, जरा उसको देखेंगे बच्चों। हम लोग एक अभी अल्डिहाइड और कीटोन को देख लिए बच्चों। अब क्लासिफिकेशन में ही बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन सीखेंगे बच्चों को। तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, 3 भागों में तोड़ देंगे। हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ, पहले आप इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्राइसिस। दूसरा क्या होगा बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और उसकी प्रॉपर्टी जो होती है, फिजिकल स्टेट और उसका प्रॉपर्टी, यानी उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यादा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इन तीनों आधार पर हम लोग क्लासिफाई करेंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट को हम लोग इन्हीं तीनों बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तो हम बारी बारी से सबके बारे में बात करेंगे। यानी कि सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए बच्चों हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्राइसिस। यानी कि हम फर्स्ट स्टार्ट कर दें, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्राइसिस। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्राइसिस बच्चों, हाइड्राइसिस का मतलब सिंपली क्या हुआ बच्चों, वाटर से रिएक्शन करना है ना। वाटर के अंदर जो रिएक्शन हो जाएगा H+ और OH- आयन के साथ जब इंटरेक्शन होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद में बच्चों इस कार्बोहाइड्रेट को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है बच्चों ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा जो होता है पॉलीसैकेराइड। क्या क्या नाम है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्राइसिस में 3 अलग अलग टाइप के जो है ये आपका सैकेराइड होगा, जिसका नाम है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है बच्चों, तो ए में सीखो आप लोग मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मोनो का मतलब तो एक होता है बच्चों। एक छोटा सा बात आपको बता दे बच्चों, जो कि हम पहले अभी लिखवाए थे आप लोगों कि यहां पर आपको लिखवा दे, थोड़ा सा आप उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ऑल कार्बोहाइड्रेट, ऐसा लिख देंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट इज द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। इसको अलग से कहीं लिख लेना आप लोग बच्चों, थोड़ा छोटा सा बात है, समझ में आ जाएगा आपको कि कार्बोहाइड्रेट क्या है बच्चों, इज द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट ऑफ कार्बन समझते हैं, ये तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन होता ही है, बट all hydrate of carbon is not carbohydrate। समझ में आया होगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों वो हाइड्रेट ऑफ कार्बन तो है, लेकिन क्या सारे हाइड्रेट ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना आप लोग, सारे जो है ना कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट ऑफ कार्बन तो है, लेकिन सभी हाइड्रेट ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा बच्चों। जैसा कि हम एग्जांपल अभी लिए थे, ये क्या एग्जांपल लिए थे, CHO और CH2OH का, ऐसा कुछ एग्जांपल लिए थे। तो ये भी आपको क्या दिख रहा था बच्चों, CH4O2 यानी कि C2H2O का
होल 2। ये तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन हो गया बच्चों, लेकिन क्या कार्बोहाइड्रेट ही है? नहीं ना है। इसलिए सभी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट ऑफ कार्बन बोल सकते हैं, लेकिन सभी हाइड्रेट ऑफ कार्बन को कार्बोहाइड्रेट नहीं बोल सकते बच्चों, है ना। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, तब हम लोग यहाँ कुछ देखेंगे इसके बाद। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसको लिख लेना आप लोग। अब हम लोग जो बात करते हैं बच्चों, अब उसी से जुड़ा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो कि है आपका मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस के आधार पर तोड़ा गया बच्चों। मोनोसैकेराइड, मोनो का मतलब एक होता है बच्चों। अभी आपको बता दें, इट इज द मोनोसैकेराइड का डेफिनेशन बता रहे हैं आप लोगों को। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ carbohydrates which not undergo further hydrolysis। मतलब ये कैसा आपका कार्बोहाइड्रेट हुआ बच्चों, कैसा सैकेराइड हुआ? तो मोनोसैकेराइड एक ऐसा सैकेराइड होता है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता है। मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट का। इसका फर्दर जो है ना, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जिसका फर्दर वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ मिक्सचर बनेगा। आप जानते होंगे इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बहुत इजी है, आप लोग घर में भी यूज करते हैं। ग्लूकोज बच्चों, कुछ एग्जाम्पल यहां से लिख दें। इसका एग्जाम्पल ले लो हम लोग, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। और ग्लूकोज को पानी में घुलाते हैं बच्चों हम लोग, तो पानी में घुलाने के बाद वो कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं बन जाता है, वो सिर्फ मिक्स होता है वाटर के अंदर, है ना। तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सभी का कुछ स्ट्रक्चर भी देंगे आप लोग को। गैलेक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, है ना। बीटा, B2, डीऑक्सी राइबोज भी हो गया बच्चों। एपीसी कर सकते हैं हम लोग, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। अभी आपको पता नहीं चल पाएगा कि बीटा का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, उससे आपको अभी समझना भी नहीं है बच्चों। जब फर्दर आगे हम आपको बताएंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें आपको बीटा भी समझ में आएगा, उसमें डी भी समझ में आएगा। तो अभी तो खाली नाम याद रख लो आप लोग, है ना, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। और ये आपको बता दे, आपको नाम सुनेंगे डीएनए, डीएनए में जो डी होता है बच्चों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें डीऑक्सी यही वाला शुगर यूज होता है बच्चों, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। तो आगे फर्दर पढ़िएगा इसको आप लोग। तो मोनोसैकेराइड का मतलब क्या हुआ? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता बच्चों, उसको क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। ठीक है, जैसे कि यहां पर देख रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल के लिए, इसी में समझो बच्चों, आप लोग नोट ही करके आपको बता दें कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो मोनोसैकेराइड कहलाता है बच्चों, उसमें क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड, जनरल फॉर्मूला क्या होता है मोनोसैकेराइड का? वो होता है बच्चों CnH2O का होल n। यानी कि आप समझ में आ गया होगा कि अगर मोनोसैकेराइड की बात होगी बच्चों, तो जो कार्बन के नंबर होगा और जो वाटर का नंबर होगा, दोनों क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा, वो मोनोसैकेराइड कहलाता है बच्चों। ठीक है, जैसे अगर हम लोग क्या कर लें, इफ n बराबर क्या कर लें हम लोग 3 कर लें, तो क्या हो जाएगा? C3H2O का होल 3, यानी कि C3H6O3। n बराबर 4 कर ले बच्चों हम लोग, तो क्या होगा? C4H2O का होल 4, C4H8O4। ये सब जो लिख रहे हैं इस तरह से बच्चों, यानी कार्बन और वाटर की जो संख्या अगर सेम हो गया बच्चों, तो मोनोसैकेराइड कहलाता है आपके लिए। ठीक है, अगर n बराबर 6, n बराबर क्या होता है बच्चों? 6 कर लें तो क्या होगा बताओ आप लोग? C6H2O का होल 6,
तो ये पता है आपको C6H12O6 आपको पता है ना, बहुत बार हम लोग यूज किए हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, वो यहाँ से आता है बच्चों, C6H2O6 से आता है। फ्रक्टोज की बात किए, C6H12O6, ये भी फ्रक्टोज का ही फॉर्मूला है आपका, है ना। तो बताएंगे, इसके स्ट्रक्चर भी बताएंगे आगे आप लोगों को, तो अभी जनरल फॉर्मूला समझ लो आप लोग। नेचर में बच्चों, नेचर में या हमारे ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए। अप्रॉक्स 20 monosaccharides are known in nature। कितने मोनोसैकेराइड्स अभी नेचर में पाए जाएंगे बच्चों, 20 नंबर होगा उसका, 20 मोनोसैकेराइड्स पाए जाएंगे, ठीक है। टोटल मिलाकर के 20 मोनोसैकेराइड्स नेचर में पाया जाता है। कुछ मोनोसैकेराइड का आपको नाम बताएंगे, नाम लिखे बच्चों यहाँ पर, गैलेक्टोज, राइबोज, मैनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये जो भी है आपका बच्चों, ये सब उसी 20 में आता है आपका ये, ठीक है। तो ये मोनोसैकेराइड हो गया बच्चों। यहां पर और भी आपको समझना पड़ेगा, मोनोसैकेराइड के अंदर क्या होता है बच्चों, मोनोसैकेराइड्स को हम लोग ऐसे हम तोड़ सकते हैं, अल्डोज, और क्या कर सकते हैं बच्चों, कीटोज, अल्डोज, कीटोज। मोनोसैकेराइड को क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग दो भागों में तोड़ सकते हैं। कुछ का नाम होगा अल्डोज, कुछ का नाम कीटोज, और नाम से आपको शायद पता चल रहा होगा बच्चों कि ऐसा कोई मोनोसैकेराइड ना जिसके पास अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। क्या ग्रुप होगा, अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन तो होना जरूरी है बच्चों मोनोसैकेराइड में। तो जब अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो अल्डोज वाले ग्रुप पे चला गया बच्चों, और जब उस मोनोसैकेराइड के अंदर कीटोन ग्रुप होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, कीटोज, यानी कि कंटेन्स, इसके पास क्या होगा, मोनोसैकेराइड कंटेन्स क्या, अल्डिहाइडिक ग्रुप। और कीटोज वाले में क्या होगा बच्चों, इसमें एग्जांपल आपको बता दें, ग्लूकोज है। अच्छा, इसमें क्या होगा बच्चों, कंटेन्स कीटोनिक ग्रुप। क्या होगा, कीटोज में क्या होगा बच्चों, कंटेन्स कीटोनिक ग्रुप, कीटोन का ग्रुप होगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बता दें आपको, फ्रक्टोज, देखो फ्रक्टोज जो होता है उसमें कीटोन ग्रुप होता है बच्चों, जो हमारा ग्लूकोज होता है उसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज किस में चला गया, अल्डोज वाले में, और फ्रक्टोज कहां चला गया, कीटोज वाले में, है ना, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप होता है उसके अंदर। तो इस तरह से मोनोसैकेराइड बोलते हैं हम लोग। यहां पर देखिए आप लोग, और कुछ आपको एग्जांपल दे दें जरा। अगर हम लोग एक फॉर्मूला लें C6H12O6, तो देखो तो जरा आप लोग, क्या इसको हम लोग इसमें ऐसा लिखे हम लोग, CHOH 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ले ले बच्चों CH2OH, ऐसा ले ले हम लोग, है ना। तो देखो यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, अल्डिहाइड है, इसलिए ये क्या हो गया आपका, अल्डोज हो गया। अब इसको भी अल्डोज बोल सकते हैं हम लोग, ये अल्डोज हो गया क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप है ना। और अगर हम कुछ ऐसा लिखे बच्चों, इसका कुछ ऐसा लिखे हम लोग, CH2OH CO, CH2OH CHOH 1 2 3 4 5, और यहाँ ले लें हम लोग CH2OH, ऐसा ले लें बच्चों। तो यहाँ देखो कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कीटोज हो जाएगा। अभी हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात नहीं कर रहे बच्चों, जब इसका स्टीरियोआइसोमर्स पढ़िएगा, फिशर प्रोजेक्शन पढ़िएगा, तब वहां पर रियल स्ट्रक्चर आएगा ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। अभी आप समझ लो कि इस तरह से खाली फंक्शनल ग्रुप दिखा रहे बच्चों आप लोगों को,
ठीक है, अभी आप इसको ग्लूकोज नहीं बोल सकते हैं या इसको फ्रक्टोज नहीं बोल सकते आप, जब तक उसका सही से फिशर प्रोजेक्शन के अंदर सही से एच और ओएच का सही से रिप्रेजेंटेशन ना हो, तब तक आप उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इसको तोड़ नहीं सकते बच्चों। ठीक है, इस तरह से हो गया आपका ये। तो अब अल्डोज और कीटोसाइड समझ में आ गया हुआ आप लोगों को। ठीक है, ये तो मोनोसैकेराइड था बच्चों। अब हम लोग जो है जो बात करेंगे, क्योंकि अभी मोनोसैकेराइड की बात हो रही थी, अब मोनोसैकेराइड के अंदर जो है हम लोग जो हाइड्रोलाइसिस के आधार पर हम तोड़े थे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड के बारे में बात हुआ बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे बी में ओलिगोसैकेराइड। ये ओलिगोसैकेराइड क्या होता है बच्चों? क्योंकि हाइड्रोलाइसिस के आधार पर डिवाइड किया गया है, तो हाइड्रोलाइसिस की तो बात होगी यहां पर। तो यहां क्या कहा गया है? इट इज द कार्बोहाइड्रेट, इट इज द कार्बोहाइड्रेट विच गिव, जो देगा बच्चों आपको, विच गिव 2 to 10 2 to 10 monosaccharide unit on hydrolysis। मतलब कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस के बाद 2 से 10 यूनिट तक मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं बच्चों। और जब मोनोसैकेराइड यूनिट की बात करते हैं, वो कंडीशन जरूर याद रखना आप लोग। जैसे ही मोनोसैकेराइड की बात हुआ, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कि C* होगा, वो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, और उसके अंदर अल्डिहाइड या कीटोन जरूर होगा। ठीक है, वो मोनोसैकेराइड का एक बेसिक तरीका है समझने का। ठीक है, तो वो होना चाहिए बच्चों। तो ओलिगोसैकेराइड का मतलब बच्चों कि ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस के बाद 2 से 10 यूनिट तक आपको क्या दे पाए? मोनोसैकेराइड यूनिट दे पाए, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग ओलिगोसैकेराइड। ठीक है ना। यहां पर समझ सकते हैं हम लोग, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स, it is classified as, क्या होगा बच्चों? डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, है ना, टेट्रासैकेराइड, इस तरह से ETC करते हैं हम लोग। डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, इस तरह से उसको ओलिगोसैकेराइड को और भी नंबर ऑफ कार्बन मोनोसैकेराइड यूनिट के आधार पर डिवाइड किया गया बच्चों। अब मतलब ये हो गया कि जब हम डाइसैकेराइड की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेगा, और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद 2 मोनोसैकेराइड यूनिट देगा, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट देगा आपको ये। और जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट देगा बच्चों, वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल हो सकते हैं या अलग अलग तरह का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, तो जब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट देगा बच्चों, सेम और डिफरेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड। और अगर वो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये ओलिगोसैकेराइड जब हाइड्रोलाइसिस किया और वो 3 यूनिट दिया, 3 यूनिट दिया आपको मोनोसैकेराइड का, तो बोलेंगे ट्राइसैकेराइड। और जब 4 यूनिट देगा तो बच्चों टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, इस तरह से जाता है। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है बच्चों? मेरे सिलेबस में सिर्फ डाइसैकेराइड पढ़ना है आप लोगों को। आपको ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड के बारे में बात नहीं करना है आप लोगों को, है ना। डाइसैकेराइड का मतलब क्या है? डाइसैकेराइड का मतलब क्या है बच्चों? इट इज द ओलिगोसैकेराइड, which give 2 TWO2 लिखे हैं बच्चों, याद रखना। 2 सेम और डिफरेंट
सेम और डिफरेंट मोनोसैकराइड्स यूनिट आफ्टर या ऑन हाइड्राइसिस कॉल्ड, क्या कहेंगे बच्चों उसको हम लोग, डाइसैकराइड। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइसैकराइड बोलेंगे हम लोग। दो यूनिट दिया ना, जो कि सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, उसको हम लोग डाइसैकराइड बोलेंगे, जो ओलिगोसैकराइड का ही टाइप है बच्चों। ठीक है, और हमारे सिलेबस में सिर्फ आपको डाइसैकराइड ही पढ़ना है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे बच्चों। इसका जरा डाइसैकराइड के बारे में और कुछ बात कर ले हम लोग। डाइसैकराइड के बारे में और कुछ बात कर ले हम लोग, या नोट करके आपको बता दें। जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइसैकराइड, देखो आप लोग इसको, जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइसैकराइड क्या होना चाहिए बच्चों। डाइसैकराइड के अंदर क्या फॉर्मूला जनरल होगा आपका, C12H22O11। ये तो सोचे होंगे आप लोग, ये तो सुक्रोज का फॉर्मूला लिख दिए, है ना। तो ये सुक्रोज का ही फॉर्मूला है बच्चों। अब एग्जांपल में आपको बता दें, ये सुक्रोज भी है, यही फॉर्मूला मल्टोज का भी होता है, यही फॉर्मूला लैक्टोज का भी होता है। आपको लैक्टोज पता होगा कि फाउंड इन मिल्क, मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों वो लैक्टोज होता है। तो ये जो भी देख रहे हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल बच्चों, सारा का सारा डाइसैकराइड है, जो दो दो यूनिट देगा आपको मोनोसैकराइड का आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। सबका फॉर्मूला भी क्या है बच्चों, सेम है, लेकिन अंतर कहां पर है, तो सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है बच्चों, स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, जैसे देखो आप लोग, अगर हम लोग सुक्रोज की बात की, सुक्रोज की बात की, अगर इसको हाइड्रोलाइसिस करवा दे बच्चों इधर एसिडिक मीडियम में और इन्वर्टेज का प्रेजेंस में, इन्वर्टेज एक एंजाइम है बच्चों जो सुक्रोज को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा हाइड्रोलाइसिस के बाद इसमें अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। अभी क्या करना बच्चों आप लोगों को, ना अल्फा के बारे में समझना है, ना डी के बारे में समझना है, ना बीटा के बारे में समझना है, आपको ये सब कुछ नहीं समझना। सिर्फ आपको ये समझना है कि देखो भाई ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में दे दिया आपको। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो अलग अलग तरह का आपको मोनोसैकराइड यूनिट हो गया, एक अल्डिहाइडिक है, एक कीटोनिक है, एक अल्डोज है, दूसरा कीटोज है ना। लेकिन दिया तो दो ही, इसलिए सुक्रोज किसमें चला जाएगा आपका, डाइसैकराइड में चला गया। ठीक है, अगर हम लोग मल्टोज की बात किए बच्चों, मल्टोज को हाइड्रोलाइसिस करवाएं हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस मल्टेज, एक एंजाइम का नाम है बच्चों मल्टेज। मल्टेज के प्रेजेंस में ऐसा करवा दें तो ये क्या देगा, अल्फा डी ग्लूकोज और प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये देखो दोनों आपका सेम टाइप की यूनिट हो गया, ऊपर में अलग अलग था, यहाँ सेम टाइप का हो गया बच्चों। ठीक है, अगर हम लोग लैक्टोज के बारे में बात करें, हम लोग लैक्टोज को जब वाटर से हाइड्रोलाइसिस करवाएं इन एसिडिक मीडियम में, लैक्टेज एक मतलब एंजाइम है बच्चों जिसके प्रेजेंस में ये कन्वर्सन होता है। अगर आप शुगर खाएंगे ना, नहीं सॉरी सुक्रोज खाएंगे आप लोग, शुगर नहीं बोलना चाहिए, सुक्रोज बोलना चाहिए। घर में जो चीनी खाते हैं वो सुक्रोज हमारा बच्चों। तो जब हम सुक्रोज खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जा करके हमारे शरीर में जो इन्वर्टेज नाम का एंजाइम है वो उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है बच्चों। और यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं वो एनर्जी फॉर्म करता है जो हमारे शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा डी, देखो यहाँ क्या लिख दिए, गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। देखें आप लोग, गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ अलग अलग तरह का आ गया यूनिट। तो लेकिन आया तो दो ही है ना, इसलिए ये सब क्या है बच्चों, डाइसैकराइड यूनिट होता है बच्चों। तो इसमें ये बात समझ में आ गया होगा डाइसैकराइड के बारे में। अब हम लोग जो है एक सी पढ़ लें जिसका नाम क्या है बच्चों, पॉलीसैकराइड।
नाम ही लिखा है बच्चों पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या हो गया, जो लार्ज नंबर ऑफ, इट इज द कार्बोहाइड्रेट which give large number of monosaccharide unit on hydrolysis called, क्या कहलाएगा बच्चों, पॉलीसैकेराइड, है ना, पॉलीसैकेराइड कहलाएगा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसका, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5 का होल इन, ऐसा होता है जनरल फॉर्मूला होता है। एन का मतलब बहुत सारा ऐसा मॉलिक्यूल, बहुत सारा ऐसा मॉलिक्यूल रहेगा। तो आप समझ लीजिए बहुत ही, एक तो पॉलीमर टाइप का हो गया, 2 मॉलिक्यूल मिलेगा तो डाइमर, 3 मॉलिक्यूल मिला तो ट्राइमर, 4 मॉलिक्यूल मिला तो आपस में जुड़ा तो टेट्रामर। लेकिन जब बहुत सारा मॉलिक्यूल जुड़ गया बच्चों तो पॉलीमर हो गया। तो ये समझो एक तरह का पॉलीमर है आपका। ये ऐसा यूनिट जो होगा बहुत सारे होंगे, एन मतलब नंबर ऑफ, नंबर है वो, बहुत सारा नंबर है आपको, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों, जो पॉलीसैकेराइड हो सकता है आपका स्टार्च, है ना, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, है ना, ये सब होता है। ग्लाइकोजेन को हम लोग एनिमल स्टार्च बोलते हैं बच्चों। आपको पता है ना, पोटैटो होता है, लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं, उसके अंदर स्टार्च पाया जाता है बच्चों। जो पेड़ का जो सेल वाल होता है, पेड़ का जो सेल वाल होता है वो किसका बना होता है, वो आपका जो है आपका सेलुलोज का बना होता है ना। एनिमल्स में जो स्टार्च जो पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोजेन, ठीक है। अब स्टार्च का भी जो होता है बच्चों 2 टाइप होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बता दें आपको कौन कितना कितना दे पाएगा, उसको जरा देख लीजिए आप लोग। स्टार्च का पूछेगा स्टार्च का कितना टाइप होता है, तो आप बोलिएगा 2 टाइप, एक का नाम हो गया एमाइलोज, दूसरे का नाम बच्चों एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। स्टार्च क्या करेगा बच्चों, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस स्टार्च को जब हम लोग एन मॉलिक्यूल वाटर से मिलाएंगे, और फॉर्मूला तो जानते हैं इसका, C10O5 का होल इन इन द एसिडिक मीडियम में बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, अगर 200 से लेकर के 1000, इसको ऐसा लिखना तो ज्यादा अच्छा होगा आपको, ये इसको ऐसा लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा बच्चों। एमाइलोज अगर है, एमाइलोज, और इसको हम लोग एन वाटर मॉलिक्यूल से एसोसिएट करवाएं, तो 200 से लेकर के 1000 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज देगा बच्चों। देखो कितना, 200 से लेकर क्या दिया, 1000 यूनिट तक अल्फा डी ग्लूकोज दिया। अमाइलोज अगर हुआ तो, अगर एमाइलोपेक्टिन होगा बच्चों, एमाइलोपेक्टिन होगा और एन मॉलिक्यूल वाटर से हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, तो 25 से लेकर के 30 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज देगा, है ना। ये स्टार्च के बारे में बात की हम लोग, जो लिप्स में पाया जाता है, रूट में पाया जाता है, लकड़ी में पाया जाता है, पोटैटो में पाया जाता है, इस तरह में, ठीक है। और देखो आप लोग, अगर हमारे पास सेल्यूलोज हुआ तो बच्चों क्या होगा, अगर सेल्यूलोज को एन मॉलिक्यूल वाटर से रिएक्शन करवाया जाए एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या दे देगा आपको, मेनी नंबर ऑफ बीटा, एन कर देते हैं इसको हम लोग, एन बीटा डी ग्लूकोज, बहुत सारा बीटा डी ग्लूकोज देगा आपको, ठीक है। इसके अंदर कोई नंबर नहीं है, बहुत सारा बोल सकते हैं इसको आप लोग, मेनी नंबर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज देगा आपको ये। अगर हम ग्लाइकोजन की बात की बच्चों, ग्लाइकोजन के बारे में बात किए, एन मॉलिक्यूल वाटर एसोसिएट करवाएं इसमें वाटर के साथ में, तो ये भी आपको क्या दे देगा, आपको एन अल्फा डी
ग्लूकोज देगा और इसका स्ट्रक्चर होगा बच्चों, स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। इस मतलब कि जो एमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, उसी का ग्लाइकोजन का भी उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम यहां लिखते तो ज्यादा अच्छा होगा बच्चों। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च। और स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिमिलर टू ये वाला देखो, एमाइलोपेक्टिन। क्योंकि एमाइलोपेक्टिन के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम लोग, और चूंकि एनिमल में पाया जाता है, स्ट्रक्चर कैसा? स्टार्च जैसा, और एनिमल में पाया जाता है, इसलिए नाम क्या पड़ गया बच्चों? एनिमल स्टार्च। कभी भी पूछा जाएगा आपसे, बताइए एनिमल स्टार्च क्या होता है, तो बोलिएगा ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस से काम हो गया बच्चों हम लोग का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो और भी बचा हुआ टाइप था बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप इसको नोट बनाएं और अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों। बाय।